स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सेहत सही लाभ कई। एक ऐसा शो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। और आज के इस शो में हम जानेंगे सेहत से जुड़ी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। आप देख रहे हैं आजकल पॉल्यूशन ने पूरे वातावरण को खराब कर रखा है। उसमें इतना डस्ट, इतना पार्टिकल्स आ गया है कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है। आइए इसको बारीकी से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे हम पॉल्यूशन से निजात पा सकते हैं, कैसे हम उससे रिलीफ ले सकते हैं और एक चैन की ठंडी सांस ले सकते हैं। उसकी शुरुआत करते हैं और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में एक खास ऐसी शख्सियत जिनका जन्म 10 सितंबर 1972 को अलीगढ़ में हुआ। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने MBBS MD AMU से किया हुआ है और PhD ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है फार्माकोलॉजी में। वहीं बात करें उनके रिसर्च एंड एक्सपर्टीज की तो न्यूरो फार्माकोलॉजी, एनवायरमेंटल फार्माकोलॉजी, इंडिजीनियस ड्रग रिसर्च एंड मैनी अदर्स में उनका एक्सपर्टीज है। हमारे आज के मेहमान जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस में कोऑर्डिनेटर रही हैं, वो की मेंबर हैं डॉक्टर रहमान IBN सिन्हा अकेडमी के, साथ ही इंडियन फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने रिसर्च भी किया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी फ्रॉम AMU अलीगढ़, डॉक्टर सैयद जियाउर रहमान सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद। Thank you so much for welcoming me and taking me in your program with quite interesting. और आज मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आया था नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के प्रोग्राम में, और मुझको जो टॉपिक आज अलॉट हुआ था वो फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन पे मुझे बोलना था जी। तो जैसा कि आपने बताया कि पॉल्यूशन क्या चीज़ है, तो पॉल्यूशन बहुत टाइप्स के होते हैं। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली हम आसपास इतना पॉल्यूशन देख रहे हैं और सबसे ज्यादा उसमें दिल्ली इन्वॉल्व है। दिल्ली में हर वक्त, हर जगह, हर एरिया में पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है और किन किन चीजों से पॉल्यूशन हो सकता है? जी, अभी जो आपने बताया है तो ये तो एयर पॉल्यूशन की एग्जांपल आपने दी। कि एयर जो है, जो हम लोग रह रहे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है जी। तो उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे हम लोग आसपास में प्रणाली जलाते हैं गांव देहात में, जो हमारे वीड्स हैं और जो उनसे जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो एयर पॉल्यूशन का एक पार्ट है। उसके अलावा जो है, जो हमारी व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन और यूज़ बढ़ गया है। व्हीकल्स में पहले तो डीजल्स की कार्स हुआ करती थी, और लेकिन जो CNG गैस है वो भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। तो ये भी कहा जाता था कि CNG जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो उससे भी यानी एयर पॉल्यूशन का पार्ट है। एयर पॉल्यूशन में स्पेशली जो बड़े शहर हैं, जैसे आपने दिल्ली की एग्जांपल दी, तो दिल्ली में रीजंस ये हैं कि जब मौसम चेंज होता है, तो जब हमारे दिन छोटे हो जाते हैं और शाम में कुछ कोहरे की वजह से कुछ ड्यूटी होती है, तो ये सब जो है एनवायरनमेंट टॉक्सिन्स इंट्रैक्शन जो है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद एयर पॉल्यूशन जो है वो यानी आप देखें कि बिल्डिंग्स की वजह से जो अर्बनाइजेशन है और हमारे जो पेड़ जो कटते हैं उनकी वजह से अर्बनाइजेशन, तो ये जो एयर पॉल्यूशन के ये सब कुछ रीजंस हैं। तो उसके अलावा एयर पॉल्यूशन के अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। वो भी सिटीज़ में बहुत कॉमन है। आप देखते हैं कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हॉर्न बजाना बैन है, लाउड म्यूज़िक सुनना बैन है, लाउड स्पीकर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे स्पेशली उनकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान में बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन का पार्ट है। और तीसरा जो है वो एक लाइट पॉल्यूशन भी है। अब जो है हम लोग वही अर्बनाइजेशन की वजह से और रात को लेट नाइट हम लोग जागते हैं, तो हमारे जो एक्सपोजर है लाइट्स का, तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की जो डायरनल वेरिएशन है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब होती है। तो अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक तो पहले डिस्टर्ब हुई ह्यूमंस में,
लेकिन चूंकि हम लोग अपने पेट एनिमल्स को भी अपने साथ रखते हैं, Exactly. कुछ लाइव स्टॉक्स भी हमारे साथ रहते हैं, हम्म। तो लेट नाइट जब हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं तो एक लाइट पॉल्यूशन का पार्ट है। ओके। तो ये भी एक है, एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। इसके अलावा जो है, जो आज मैंने डिस्कस किया था वो फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन की बात की थी। ओके। वो फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन में ये है कि जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं अपनी किसी कंडीशन में, उसके जो डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं, तो वो मेडिसिन जो हैं हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती हैं फ्रॉम थ्रू आवर फीकल मैटर, थ्रू आवर यूरिन। वो उसकी जो मेटाबोलाइट्स हैं और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे ये देखा गया कि हमारे स्पेशली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो स्पीशीज़ हैं, जो फिश हैं, जो फ्रॉग्स हैं और जो क्रस्टेशियंस हैं, जो एल्गी हैं, वो सब डिस्टर्ब हो रही हैं। और एल्गी में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, फीमेल कैरेक्टराइजेशन मेल फिश में मिल रहा है, कुछ स्नेल्स में फुट डिटैचमेंट हो रहा है, लॉबस्टर्स जो है वो एग्रेसिव हो रहे हैं इन मेडिसिन की प्रेजेंस की वजह से। तो यूजुअली लोग ये समझते थे कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बॉडी से और ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स की बॉडी से जो एलिमिनेट हो रही है, उनको भी हम लोग फोकस करते हैं। उसको हम लोग इको फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, इस डिसिप्लिन को। फार्माको एनवायरमेंटोलॉजी भी कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, तो ये खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भी ट्रीट नहीं हो पाती। जो कि लोग समझते हैं कि हम लोग वाटर को ट्रीट कर लेते हैं और लेकिन 70% जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो वो जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आता है, पानी पीने जो हम लोग पीते हैं अपने वाटर सप्लाई में, उनमें वो मेडिसिन मिल रही हैं। जब आप टैप वाटर को जब टेस्ट करें, उसमें आपको एंटीबायोटिक्स मिलेंगे, उसमें आपको एंटी डिप्रेसेंट्स मिलेंगे और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं लोग उसको फेंक देते हैं। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से जो है कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, विरिलिटी जो है अफेक्टेड हो रही है। तो जाहिर है हमें ये सब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और तो इस तरह से हम कुछ बचा सकते हैं। कुछ डिस्पोजल मेथड्स होते हैं, कुछ अनयूज्ड मेडिसिन होती हैं जो कि हम उसको कैसे लेफ्ट ओवर मेडिसिन को चेक कर सकें और उनको कैसे बाद में उसको रीयूज कर सकें। बिल्कुल सर, ये पॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स बताए, लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव होंगे। तो ह्यूमन हेल्थ पर किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन? जैसे कि मैंने बताया, नॉइज़ पॉल्यूशन एक एग्जाम्पल थी। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है हमारी बॉडी की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो इसी तरह से हमारे जो एंडोलिम्फ है, एक ईयर्स के 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल ईयर, राइट, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर में एंडोलिम्फ होता है, इसमें फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब होता है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होती है और जो उसमें हेयर्स होते हैं, हेयर बहुत माइनर से हेयर्स होते हैं, उनकी भी इम्बैलेंस नोटिस किया गया। तो ये आगे चल के हम लोगों के अंदर जो बहरापन जो हो जाता है वो इससे अफेक्टेड होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अगर हम लोग उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो उनकी एफिनिटी आपकी रेटिना है उसमें जाके वो डिपॉजिट हो जाती हैं, तो ब्लाइंडनेस भी इशू होता है। जी। तो दवाएं का तो है ही असर उस पर और नॉइज़ पॉल्यूशन का। फिर जैसे मैंने आपको लाइट का बताया कि हम लोगों की स्लीप पैटर्न चेंज हो रही है और उसकी वजह से कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जैसे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जैसे सोप है, जैसे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज हैं, तो इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलग क्लासिफिकेशन दिया है कि ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं आपकी एंडोक्राइनल सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। अब आपने पूछा कि ह्यूमन पे क्या असर पड़ रहा है, तो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जो हैं, जो कॉस्मेटिक्स हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है छोटे छोटे बच्चों में प्रीकोशियस प्यूबर्टी आ रही है, बहुत जल्दी जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया,
बहुत सारे प्रेगनेंसी इश्यूज हैं। बच्चों की आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की एवरेज हाइट है, लेकिन बच्चे जो हैं बहुत लंबे पैदा, हाइट उनकी ज़्यादा हो रही है। Exactly. बहुत सारे बच्चों की रिटार्डेड ग्रोथ हो रही है। तो ये सब डायरेक्ट इफेक्ट है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का। Okay. फिर हमारी जो है गोइटर की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बॉडी में जहाँ जहाँ हार्मोनल सिस्टम है वो सब डिस्टर्ब हो रहा है। Exactly. तो ये ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ द एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की वजह से है। Okay. ये एक उसका असर है। फिर जो एयर पॉल्यूशन में आपने देखा कि क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें लंग्स में जाती हैं पार्टिकल्स जो हैं लंग्स में, जो आपने देखा कि एडिमा हो जाता है, कुछ ब्रोंकियो सुखा जाते हैं, तो इन्फेक्शन होता है। कई जगह लंग्स में फंगस वगैरह भी टेस्ट करने में आ रही है जी, तो वो इसलिए आ जाती है फंगस क्योंकि जब हमारे जो कमर्शियल बैक्टीरियाज हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर ये बॉडी का इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने कोविड-19 में याद हो आपको कि चूँकि उसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया था तो एक ब्लैक फंगस से लोग घबरा गए थे। Exactly. तो ब्लैक फंगस भी जो है ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। Okay. तो जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये इन्फेक्शन अपनी जगह ले लेते हैं। ओके तो सर क्योंकि आपका रिसर्च एंड एक्सपर्टीज जो है वो ड्रग्स मेडिसिन यूनानी मेडिसिन में है स्पेशली, अगर कोई पॉल्यूशन का शिकार हो भी जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको किस तरह की मेडिसिन लेना चाहिए जिससे वो रिकवर कर सके? सबसे प्राइमरी चीज़ तो ये है कि उन मेडिसिन से हमें दूर रहना है, यानी प्रोफाइलेक्टिक मेजर जिसे कहते हैं। तो जो हार्मफुल मेडिसिन हैं और जिनका नोन इफेक्ट है तो उसको तो ज़ाहिर है हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हमें किसी डिजीज़ में यूज़ भी करना है तो सब्स्टिट्यूट हैं। क्योंकि स्किन रैशेस देखने को मिलते हैं अक्सर पॉल्यूशन की वजह से, रेडनेस हो जाती है स्किन पर, या अगर जैसे आपने कहा ब्लाइंड इश्यूज हो जाते हैं या सुनने के लिए हियर इश्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कब कौन सी मेडिसिन को इनटेक करना चाहिए? नहीं, जैसे ही कोई इशू हो सबसे पहले तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना ही करना है। उसके अलावा जो कॉजेटिंग फैक्टर है, जिस ड्रग से वो रिएक्शन हो रहा है उसको तो हमें विड्रॉ करना ही करना है। तो विड्रॉल ऑफ द ड्रग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो रिएक्शन हो गया है उस रिएक्शन को अगर ट्रीटेबल है तो ज़ाहिर उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया या एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया तो ज़ाहिर वो तो इमरजेंसी कंडीशन है, उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा और उसकी जो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो हर रिएक्शन का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और प्राइमरी चीज़ है विड्रॉल, उसको हम लोग डी चैलेंज कहते हैं। चैलेंज कहते हैं जब दवा दी जाती है उसे कहते हैं चैलेंज, जब उसको रिमूव किया जाता है विड्रॉ किया जाता है उसे कहते हैं हम डी चैलेंज। तो जैसे ही हमने डी चैलेंज किया तो रिएक्शंस डिसअपीयर होना शुरू हो गए तो हम उसको कहेंगे डी चैलेंज पॉजिटिव। और अगर रिएक्शन डिसअपीयर नहीं हुए डी चैलेंज के बाद हम नेगेटिव डी चैलेंज। कभी कभी हम गलती से, हालांकि इथिकल नहीं है, रीचैलेंज भी कर देते हैं और रीचैलेंज आपने किया तो फिर पॉजिटिव रीचैलेंज का मतलब रिएक्शन दोबारा से रीअपीयर होगा। तो इस तरह से कंफर्मेशन हो जाता है किसी भी एडवर्स रिएक्शन का। तो एडवर्स रिएक्शन इस डिसिप्लिन को हम लोग फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। ये एक अलग एक इशू है और काफ़ी इसमें टाइप्स की ATRs होते हैं। जो आपने बात करी एलर्जिक रिएक्शन, वो टाइप बी के रिएक्शन होते हैं। तो सर आज हम पॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम क्या ऐसा अपने लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार बहुत तरह की मुहिम चला रही है, पहल कर रही है ताकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, लेकिन हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, अपने घर में रह के ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें? जैसे पराली जलाई जाती है तो उसको भी आप रोक सकते हैं या उसको मना कर सकते हैं या कुछ और सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। अब व्हीकल का तो एक तरीका ये है, लोगों ने इसका एक फॉर्मूला ये निकाला था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ही जगह पे जॉब करते हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज में अपने व्हीकल यूज़ करें, किस व्हीकल के साथ चले जाएं तो जितना मिनिमम हो सके आप व्हीकल का यूज़ करें। और ऑब्वियसली आप जितना वॉक करें
लोग जो हैं करीब से करीब जाने में भी स्कूटर निकालते हैं, हाँ, तो वो ज़ाहिर है इसको अवॉइड करें, रीज़न हो सकता है। बिल्कुल सर। जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, अलीगढ़। अलीगढ़ में हमें ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है, और वहाँ का अगर पॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ का जो सेक्टर है, जहाँ सरकार कोशिश कर रही है कि उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। उससे एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो जी। रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी खुद के क्या व्यूज़ होंगे? अलीगढ़ में फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन ट्राइड कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर बना सकें। अनफॉर्चुनेटली अलीगढ़ का जो नक्शा है, अलीगढ़ जो सिटी है, वो एक तरीके से कटोरा जैसा है। एग्जैक्टली। तो वो जो है ड्रेनेज की इशू है। हम लोग जो है सारा जब भी रेनिंग होती है तो सारा पानी जमा हो जाता है। जी जी जी। तो दूसरी बात ये कि अलीगढ़ में अर्बनाइजेशन इधर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से आप देखें, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स काफ़ी बनती जा रही हैं, तो वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, और चूँकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो हमारे यहाँ की नालियाँ सब ब्लॉक हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है उसमें एक तरीका ये है कि अभी जो म्यूनसिपलिटी ने घर घर जो व्हीकल अरेंज किए हैं कूड़ा उठाने के लिए चीज़ है, तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए। लोग जो है हाई सीलिंग उसमें रह रहे हैं, घरों में, अच्छे अच्छे घरों में, लेकिन 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होते कि कूड़े वाले को दे दें। क्योंकि वो आपके घर आ रहा है, कूड़ा उठा के जा रहा है, लेकिन अभी भी आदत हमारी बिगड़ी हुई है कि हम लोग जो है अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूड़ा नीचे फेंक देते हैं, या कहीं खामोशी से उसको डाल देते हैं। वो सोच में डेवलपमेंट नहीं कर पाते राइट, तो सिविक सेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो ज़ाहिर है अवेयरनेस जितना हम डिस्कस कर सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए और पब्लिक प्लेसेस में इस तरह के प्रोग्राम्स, मुहिम चलाई जाए, तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन बदलाव आ सकता है। अलीगढ़ ज़ाहिर है स्मार्ट सिटी में जब डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम। एग्जैक्टली सर। वहीं आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने विचार क्या रखते हैं कि फार्माको विजिलेंस पॉल्यूशन हो या फिर आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और कैसे लोगों तक उनकी सोच को डेवलप करने के लिए और चेंज करने के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? नहीं, वही मैंने बताया ना कि जितना अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, लोग समझेंगे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट अगर हमें समझ में आएगा कि दवाओं का यानी यूज़ जो है अननेसेसरीली, जिसको हम लोग मिस यूज़ भी कह सकते हैं, ओवर यूज़ भी कह सकते हैं, तो वो नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लेफ्ट आउट ड्रग्स हैं, जो आपकी दवाएं बच गई हैं, उनको कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल ये है कि जैसे फार्मासिस्ट शॉप में कुछ प्रीपेड बॉक्सेस होते हैं, प्रीपेड एनवलप्स होते हैं, तो जो अनयूज्ड मेडिसिन है वो लोग उन एनवलप में, आपका पैसा नहीं जा रहा है डाक का, उसमें आप रखिए और वो जो है डायरेक्ट कंपनी के पास चला जाता है। तो इस तरह से आप अनयूज्ड मेडिसिन को प्रीपेड बॉक्सेस में रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ कलेक्शन बॉक्सेस होते हैं, तो बहुत सी मॉल्स इन अलीगढ़ में भी हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं कि बॉक्सेस बनाए जाएं, कुछ सिनेमा हॉल्स में रखे जाएं। जैसे आपने देखा हो कि वेस्ट प्रोडक्ट डालने के लिए कुछ कलेक्शन बॉक्सेस होते हैं, ऐसे ही हम मेडिसिन के उसमें लिख दें कि जो आपकी बची हुई दवाएं हैं उनको आप जो है इन कलेक्शन बॉक्सेस में आप दे दीजिए। तो फिर वो जो है म्यूनसिपलिटी के आदमी ले जाएं और अपने हॉस्पिटल में देखें उनको कि कौन कौन सी मेडिसिन एक्सपायर्ड हैं, कौन सी अनएक्सपायर्ड हैं, तो जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं उनको रीयूज़ कर लें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर हम लोग अपने मोहल्लों में ये कर सकते हैं कि वहाँ पे लोगों को बताएं कि दवाओं को आप जलाइए मत, बर्न मत कीजिए, उनको दवाओं के रैपर को खोलिए, खोलने के बाद जो है उसको किसी ऐसी चीज़ में उसको मिक्स कर दीजिए, जैसे मट्टी है, जैसे कॉफ़ी है, जैसे मान लीजिए कि कोई फीकल मैटर है, तो उसको कोई आदमी रीयूज़ नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जो उसकी इंफॉर्मेशन है दवा की, जो रैपर्स होते हैं, उस रैपर को आप अलग उसमें रखिए ताकि जो है कोई ये भी नहीं पढ़ सके कि किस मर्ज की दवा है। तो इस तरह के 3-4 मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोहल्लों में। और मैसेज तो यही है कि आप जितनी भी बची हुई दवाएं हैं उनको फ्लश मत कीजिए, उनको जो है थ्रो मत कीजिए, उनको बर्न मत कीजिए,
और इसको आप खाद के फॉर्म में मिट्टी में मिला सकते हो। हाँ, मतलब जो अनयूज हैं पहले तो आप उनको कहीं दे दीजिए। अगर कोई ऐसी एनजीओज हैं जो एनजीओज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ में जो है ड्रग सोसाइटी है, तो ड्रग सोसाइटी को आप डोनेट कर सकते हैं अनयूज मेडिसिन। तो वो लोग जो है गरीबों में दे देते हैं, वार्ड्स में देखते हैं कि किन मरीजों को दवाएं लिखी गई थी, उनको वो जाके दे देते हैं। सैंपल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास सैंपल्स आते हैं, तो सैंपल जो है वो यूजुअली तो अपने मिलने वालों को दे देते हैं, लेकिन अगर वो सैंपल्स आपके बच गए तो उनको भी आप फेंकिए मत, उनको कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डोनेट कर सकती हैं आप। बिल्कुल सर, एक मैं आपसे जनरल सवाल भी करना चाहूँगी। जब हम डॉक्टर को कंसल्ट कराने जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख के देता है जो हमें टाइम टू टाइम खानी होती हैं, लेकिन जो पब्लिक होती है उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 1 बजे नहीं खाई है, खाने से पहले नहीं खाई तो खाने के बाद खा लेंगे, या 1 बजे की छूट गई तो कोई बात नहीं, हम रात को खा लेंगे या डबल डोज ले लेंगे। तो क्या ऐसे दवा बे टाइम खाना बॉडी पर कोई असर दिखाता है, कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, जब ट्रायल्स होता है तो ड्रग्स जब मार्केट में आती है तो उस सब चीज़ों की जांच होती है कि फास्टिंग स्टेट में भी उसकी जांच होती है और फेट स्टेट में भी जांच होती है। तो उसी बेसिस पे हम लोग पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपको खाली पेट खाना है या नाश्ते के बाद खाना है। तो अगर एक्सीडेंटली एक आध बार ऐसा हो गया है तो कोई हर्ज नहीं है, आप उसको नाश्ते के बाद भी ले लीजिए। लेकिन ये कि इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको आपको एम्प्टी स्टमक लेना ही लेना है। तो कुछ ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं हैं, कुछ आपने देखा होगा कि एसिडिटी की दवाएं होती हैं, तो उनका उसके साथ इंट्रैक्शन होता है, फूड के साथ इंट्रैक्शन होता है, तो जाहिर है वो नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्यूटीफुल सर, बहुत ही खास जानकारी दी आपने। वहीं चलते चलते बस एक आपका आखिरी संदेश जानना चाहेंगे। आज आप मंगलायतन विश्वविद्यालय में आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के यंगर वंस को कोई संदेश देना हो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्पेशली, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, रियली थैंकफुल टू देम कि दे हैव इनवाइटेड मी टू सच एन ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। और ये मेरी सेकंड विजिट है। और जब यहाँ पे पवन जैन साहब थे तब एक बार मैं आया था, और मेरे लेक्चर में स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। कुछ मैंने भी उसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की और मैंने उनसे क्वेरीज की, तो 2-3 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा आंसर भी किया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ जो है वो उन स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि आज चूँकि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे था, और ये जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो मेरा ताल्लुक चूँकि भोपाल से है, तो मैंने डायरेक्टली उनको देखा भी है जो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज की वजह से जो डेथ हुई थी, जो फैटेलिटीज हुई थी, जो लंग्स में प्रॉब्लम हुई थी। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम मैं यानी पॉल्यूशन कंट्रोल डे के मौके पर कुछ मुझे मौका मिला शेयर करने के लिए, तो सब बहुत अच्छा लगा कि आके। शुक्रिया, थैंक यू सो मच रहमान सर, आप रेडियो नारद से जुड़े, आपने इतना अच्छा कंटेंट दिया हम लोगों को, इतनी खास इन्फॉर्मेशन दी जिससे ना सिर्फ मेरे को बल्कि हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और आई विश ऑल्सो कि आज जैसे आपने जानकारी दी है उससे वो भी जागरूक हों और अपनी सोच में डेवलपमेंट लाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दोस्तों अभी वक्त हो गया है हमारा आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं अगले खास प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। सुनते रहें रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।